तो पंडित मोतीलाल नेहरू, इसको हम मोतीलाल नेहरू आयोग कहते हैं। मोतीलाल नेहरू आयोग तब बनाया गया था जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय को चुनौती दिया गया कि आप एक ऐसा संविधान का निर्माण करके दिखाइए, आप एक ऐसे संविधान का खाका प्रस्तुत करके दिखाइए जिससे हर भारतीय सहमत हो। और इन्हीं परिस्थितियों में अगर हम कहें तो सबसे पहला बात तो ये कि जहां तक अगर हम नेहरू आयोग की रिपोर्ट का जहां तक बात रह गया, तो जब नेहरू आयोग का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब सबसे पहला बार हमारे यहाँ जो मूल अधिकार का मांग उठा, कहां उठा? नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है, और इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मूल अधिकार है हमारा, उस मूल अधिकार का मांग किया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। और इसी अधिवेशन में भारतीयों को मूल अधिकार देने का मांग किया गया। मतलब देखिए, हम अब कहिए हम पढ़ा क्या रहे हैं? राज्य की नीति का निदेशक तत्व, और किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं? मूल अधिकार। आपका मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों क्या है? दोनों एक ही है, ठीक है ना। जैसे अगर हम समझे 1945 जो तेज बहादुर सप्रू कमेटी था हमारा, ये तेज बहादुर सप्रू कमेटी स्पष्ट कर देता है कि जो व्यक्ति का अधिकार होता है, उस व्यक्ति के अधिकार को दो भागों में बांट देना चाहिए। एक भाग जो न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय हो, मतलब जो न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता हो, और दूसरा जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता हो। मतलब अगर हम बात करें तो चाहे मूल अधिकार हो या नीति का निदेशक तत्व हो, तो दोनों व्यक्ति का अधिकार है, ठीक है ना। बस दोनों में फर्क यह है कि मूल अधिकार जो है हमारा, ये न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय है, उसको न्यायालय के माध्यम से हम लागू करवा सकते हैं, और जो नीति निदेशक तत्व है हमारा, ये न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें 1946 संविधान सभा का गठन होता है हमारे यहाँ, और इस संविधान सभा के स्तर पर अगर हम देखें तो सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनते हैं, और जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी एन राव, ठीक है ना, ये भी ये सुझाव दिए कि व्यक्ति के अधिकार को दो भाग में बांट देना चाहिए। एक भाग जो न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय होगा, और दूसरा भाग जो न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं होगा। मतलब एक भाग जो न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता हो, और दूसरा जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता हो, ठीक है ना। तो अगर हम सर बी एन राव के सलाह पर ही देखें तो बी एन राव के सलाह पर जो संविधान सभा था हमारा, जो संविधान बनाया, वो किया क्या? तो व्यक्ति के अधिकार को दो भाग में बांट दिया। एक भाग जो 3 में रखा गया, मूल अधिकार कहलाया, और एक वर्ग जो 4 में रखा गया, नीति का निदेशक तत्व कहलाया। लेकिन दोनों व्यक्ति का अधिकार ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई नीति के निदेशक तत्व में कुछ और है और मूल अधिकार में कुछ और है, बल्कि दोनों व्यक्ति का अधिकार है। बस दोनों में फर्क ये है कि भाग 3 में जो अधिकार मिला है आपको, जो अभी पढ़ चुके हैं आप, ये न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय है। अगर मान लेते हैं कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, कुछ मतलब अगर कुछ कहा गया है इस यहाँ पे कि राज्य को ऐसा नहीं करना है, और अगर राज्य ऐसा करती है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां तक सवाल रह गया, अगर मान लेते हैं जैसे संविधान अनुच्छेद 17 है, ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ भाई अस्पृश्यता या छुआछूत का भेदभाव हो रहा हो, ठीक है ना, संविधान तो कहता है कि इसका अंत होना चाहिए, और अगर इसको अंत करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई विधि नहीं बनाती है, ठीक है ना, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय क्या करेगी? तो राज्य पर दबाव बनाएगी कि भाई आप इसको लागू करने के लिए विधि बनाइए, कानून बनाइए। लेकिन अगर नीति निदेशक तत्व में कुछ कहा गया है तो हम न्यायालय में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ऐसा अधिकार हमको दिया गया है और ऐसा अधिकार हमको दिवाइए। मतलब ये न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है। तो जो अधिकार न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय है हमारा, वो अधिकार क्या कहलाया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। और जो अधिकार न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है हमारा, क्या कहलाया? नीति का निदेशक तत्व। तो अगर हम नीति के निदेशक तत्व का बात करें तो नीति का निदेशक तत्व है क्या? तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा राज्य को दिया गया एक नैतिक उपदेश है, ठीक है ना। जैसे अगर हम मूल अधिकार का बात करें तो मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों में अंतर क्या है? जो मूल अधिकार है हमारा और निदेशक तत्व जो है हमारा, दोनों में अंतर क्या है? बेसिक अंतर क्या है दोनों में, ठीक है ना। तो अगर हम मूल अधिकार का बात करें तो मूल अधिकार का स्वरूप अगर देखिएगा तो नकारात्मक है। वहां पे यह बताया गया है कि राज्य को क्या नहीं करना है। नहीं कहा गया है कि राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को
विधि के समान क्षमता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब जो मूल अधिकार आपको दिखाई देगा ना, इसका स्वरूप कैसा दिखाई देगा? नकारात्मक, निगेटिव है। ये राज्य पर बंधन लगाता है कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और नीति का निदेशक तत्व जो है हमारा, ये सकारात्मक है। ये राज्य पर बाध्यता डालता है कि आपको क्या करना है। मतलब मूल अधिकार का स्वरूप अगर हम देखें ना तो नकारात्मक हो जाएगा, और नीति के निदेशक तत्व का स्वरूप अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। मतलब मूल अधिकार ये कहता है कि राज्य को क्या नहीं करना है या राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, और नीति का निदेशक तत्व जो है हमारा वो ये कहता है कि राज्य को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ऊपर से अगर हम देखें तो मूल अधिकार जो है ये व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, ठीक है ना। और जो मूल अधिकार है ये मेनली इसका संबंध अगर हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र से ही है, ताकि राज्य पर बंधन लगा के एक मर्यादित शासन को स्थापित करता है। और जो नीति का निदेशक तत्व है हमारा, इसका स्वरूप राजनीतिक नहीं है, इसका स्वरूप या तो आर्थिक है या फिर सामाजिक है, ठीक है ना। ऊपर से अगर हम देखें तो मूल अधिकार किसको दिया गया है? व्यक्ति। मतलब मूल अधिकार से बेनिफिट किसको होना है? व्यक्ति। लेकिन नीति का निदेशक तत्व जो है ना, इससे पूरे के पूरे समाज को बेनिफिट होना है। मतलब अगर राज्य, जैसे यहां पे कहा गया कि राज्य अपनी व्यवस्था का निर्धारण किस तरह से करेगा कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका का समान अवसर उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो अगर राज्य इसके लिए विधि बनाएगी तो भारत के हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा ना, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, मतलब स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, मतलब हर व्यक्ति को एक समान मिलना है। तो अगर हम बात करें तो मूल अधिकार और निदेशक तत्व, तो मूल अधिकार का जो क्षेत्र हो जाता है ना थोड़ा सीमित हो जाता है, ठीक है। लेकिन नीति का निदेशक तत्व का जो क्षेत्र है हमारा ये बहुत अधिक व्यापक है। तो ऐसा परिस्थिति में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो मूल अधिकार और निदेशक तत्व दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दोनों व्यक्ति का अधिकार है, बस दोनों में फर्क क्या है? तो एक जगह पे राज्य पर बंधन लगा के, ठीक है ना, राज्य को यह बताया गया कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक जगह यह बताया गया कि आपको क्या करना चाहिए। बस फर्क यह है कि न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय है या लागू करवाया जा सकता है, और दूसरा न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता है। जो करवाया जा सकता है मूल अधिकार, जो नहीं करवाया जा सकता है निदेशक। एक विवाद चला भारत में कि हम प्राथमिकता किसको दें, मूल या नीति के निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दें, सुप्रीम कोर्ट के लेवल से या फिर वो केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय लेवल से जो एक डिसीजन हुआ हमारे यहाँ, ये हुआ है। मतलब भाई वैल्यूएबल कौन है, ज्यादा वैल्यूएबल कौन है? मूल अधिकार ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर नीति का निदेशक तत्व जो है हमारा ये ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच कोई भेदभाव है या दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। अगर हम इसका अध्ययन करें तो क्या ठहरता है? मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व का बात करें, ठीक है ना। तो एक उदाहरण देते हैं हम आपको। संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यापार वाणिज्य और समागम को स्वतंत्रता दिया गया है। मतलब व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम नीति निदेशक तत्व का बात करें तो नीति निदेशक तत्व में कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए उपदेश दिया गया है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि एक कसाई है जो मांस का व्यापार करता है, ठीक है ना। और अगर राज्य अगर पशु वध के हत्या पर अगर रोक लगाती है, समझिएगा चीज को, संविधान का अनुच्छेद 19 व्यक्तियों को व्यापार करने का अधिकार देता है, ठीक है ना। एक कसाई जो मांस का व्यापार कर रहा है ये तो व्यापार है ना। संविधान अगर नीति निदेशक तत्व में बात करें तो यहाँ राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो पशु वध का निषेध कर सकता है, मतलब पशु की हत्या को रोक सकता है, ठीक है ना। तो अगर राज्य पशु वध को रोकता है तो एक कसाई का जो व्यापार करने का अधिकार है इसका हनन नहीं हुआ, हनन हुआ ना इसका, ठीक है। ऊपर से अगर हम देखें तो जैसे कहा गया कि राज्य जो है हमारा ये राज्य क्या कर सकता है, तो व्यापार संविधान मूल अधिकार जो है हमारा ये हमको व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार देता है, ठीक है ना। और जहां तक नीति का निदेशक तत्व है ये राज्य को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। तो हमको व्यापार वाणिज्य करने का अगर अधिकार है, ठीक है ना, तो न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए ना।
ठीक है, या हमको एक कर्मचारी को कितना पेमेंट देना है ये तय कौन करेगी? सरकार तय करेगी। ये तय कौन करेगा? हम करेंगे। ठीक है, मतलब आपके संविधान में कुछ ऐसा चीज है जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, जहां पे दोनों के बीच संघर्ष हो सकता है। खास करके अगर हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का बात करें, अगर दोनों को ध्यान से पढ़िएगा ना तो बहुत सारा ऐसा जगह निकलेगा आपका जहां पे दोनों के बीच संघर्ष संभव है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भाई अगर हम नीति निर्देशक तत्व का बात करते हैं तो कहते हैं कि न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम मूल अधिकार का बात करते हैं तो कहते हैं न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय है। मतलब व्यापार वाणिज्य करने के अधिकार पर, मतलब कसाई का जो अधिकार है ये अधिक व्यापक हो गया। किसके तुलना में? तो पशुवध के निषेध की तुलना में नहीं हो गया। ठीक है ना, अगर हम संवैधानिक तौर पर बात करें तो जो संविधान में अपना लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि भाई जहां तक राज्य का सवाल रह गया तो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाया कहां पे गया? तो नीति के निर्देशक तत्वों में। देखिए संविधान के अनुच्छेद 44 का अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 44 के जरिए, ठीक है ना, यहाँ पे किया क्या गया? तो 31 का लोप कर दिया गया, मतलब 31 को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन इसी संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए 31 में खंड का जोड़ दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 31 को, जिसका शीर्षक क्या था? संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार वाला भाग से हटा दिया गया। ठीक है ना, लेकिन इसी संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में अनुच्छेद 31 का जोड़ दिया गया और 31 ग को जोड़ के यह घोषणा कर दिया गया कि अगर राज्य नीति के निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए कोई विधि बनाती है, ठीक है ना, तो उसे इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। मतलब अगर नीति के निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए अगर हम कोई विधि बनाते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि उस विधि में क्या हो जाए? तो मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि हम पशुवध के निषेध के लिए विधि बनाते हैं तो एक कसाई का जो व्यापार करने का अधिकार है ये कम हो गया। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा चीज तो ये कि यहाँ पे ये कहा गया 44वां संशोधन में कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए या लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाती है और उस कानून से अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है ना, तो ऐसे विधि को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि मूल अधिकारों को कम करता है। ठीक है ना, ये कहा गया? अनुच्छेद 31 का किस संशोधन के जरिए? 44वां संशोधन के जरिए। अब चलिए थोड़ा सा पीछे। ठीक है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया 1951 में। ये मामला का नाम है चंपकम बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट था हमारा, मतलब यहाँ पे ये देखना था कि ज्यादा महत्व हम किसको दें? मूल अधिकार को दें कि नीति के निर्देशक तत्व को दें? तो मूल अधिकार जो है हमारा, एक तो साफ साफ देखने में लगता है कि मूल अधिकार को अतिरिक्त सुरक्षा दिया गया है। संविधान जो है ज्यादा तवज्जो दे रहा है ताकि न्यायालय के माध्यम से परिवर्तनीय है वो। और नीति का निर्देशक तत्व जो है ना, एक नैतिक उपदेश के रूप में है राज्य के लिए। राज्य चाहे तो लागू करे, चाहे तो लागू ना करे। ठीक है ना, इसलिए अगर हम बात करें 1951 में जो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर दिया कि नीति के जो संविधान है हमारा, ये मूल अधिकारों को अधिक महत्व देता है। ठीक है ना, और जहां तक सवाल रह गया तो नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के सहायक के रूप में काम करना होगा। मतलब ज्यादा महत्व हम किसको देंगे? तो मूल अधिकार को। किस मामले में कहा गया? चंपकम मामले में। दूसरा फिर एक बार मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में 1959 में। इस मामले का नाम है केरल शिक्षा विधेयक का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मत में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। ठीक है ना, और यहाँ पे यह स्पष्ट कर देता है कि संविधान जो है हमारा, ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है ना, मतलब दोनों अपने अपने जगह पर महान है। ठीक है ना, और दोनों में से किसी को भी हम एक दूसरे पर प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने अपने क्षेत्र में दोनों महान है। और ये कह देना कि भाई इससे बड़ा ये है या इससे बड़ा ये है, तो ये कहना गलत होगा। मतलब दोनों का अगर हम महत्व देखें तो दोनों का महत्व क्या है? बराबर है। तीसरा बार फिर मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद में 1973 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि संविधान जो है हमारा, ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है और दोनों समान धरातल पर लागू होता है। ठीक है ना, और दोनों अपने अपने जगह पर महान है। ठीक है, चौथा बार फिर मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में 1980 मिनर्वा मिल्स में।
और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि संविधान जो है हमारा, ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के बीच एक संतुलन को स्थापित करता है, और ऐसा जो संतुलन है ये हमारे संविधान का आधारित लक्षण है। ठीक है ना? तो अगर संविधान में अनुच्छेद 31 का ना भी होता, ठीक है ना, तो उसका प्रभाव आज वही होता, ठीक है ना, जो प्रभाव आज है। मतलब अगर हम 31 का बात करें, जो 31 का एक्सेप्ट करता है कि अगर किसी नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए अगर कोई विधि बनाया जाता है, तो ऐसे विधि को इस आधार पर सुनिश्चित घोषित नहीं किया जा सकता कि वो किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम बात करें कि अगर संविधान का अनुच्छेद 31 का ना भी होता संविधान में, ठीक है ना, तो भी इसका महत्व वही होता जो महत्व आज हमारे सामने इसका है। ठीक है ना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मत है ये 1951 से लेकर 1980 तक है। ठीक है ना? कई बार परिवर्तित हुआ, और उस परिवर्तन का आज अगर हम सार देखें तो उस परिवर्तन का सार ये है कि आज ना तो एक दूसरे पर किसी को अधिमान दिया जाता है और ना एक दूसरे को कम करके आंका जाता है। मतलब दोनों का अगर हम महत्व देखें तो दोनों अपने अपने जगह पर महान है। ठीक है ना? और दोनों के अगर हम महत्व का बात करें तो दोनों का महत्व हमारे लिए बराबर है। ठीक है ना? अगर हम एक को लागू करेंगे दूसरा का उल्लंघन होगा, अगर हम दूसरे को लागू करेंगे पहला का उल्लंघन होगा। ठीक है ना? तो ऐसा परिस्थिति में ये नहीं कर सकते। अब जहां तक न्यायालय का सवाल रह गया है, तो न्यायालय ये नहीं करेगा कि अगर हम किसी नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए, मतलब किसी नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई विधि बनाएगी और उस विधि से अगर किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है ना, तो न्यायालय उस विधि को सीधे शून्य घोषित नहीं कर देगा, बल्कि राज्य ये देखेगा, मतलब न्यायालय ये देखेगा कि ऐसा विधि को जो लागू किया गया है, ठीक है ना, ये मतलब एक युक्ति युक्त है कि नहीं, मतलब भाई इसका कोई व्यापक महत्व है या नहीं। मतलब न्यायालय परीक्षण करेगा इसका, ठीक है ना, कि भाई इस तरह का जो विधि है हमारा, मतलब इस तरह का विधि लागू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, विधि युक्ति युक्त है कि नहीं है। अगर युक्ति युक्त नहीं होगा तो शून्य घोषित कर देगा, अगर युक्ति युक्त होगा तो लागू रहेगा। ठीक है ना? तो अगर हम इस संघर्ष का बात करें तो संघर्ष का जो प्रक्रिया है कहां रखा गया है 31 का, कब जोड़ा गया है इसको 1978 44वां संशोधन के जरिए।